नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से, एक अच्छी खबर से, एक एक्सक्लूसिव खबर से, और यह खबर पॉजिटिव है। मुझे जानकारी मिली है कि भारत और चीन सीमा विवाद को हल करने के बहुत करीब पहुंच गए हैं। मुझे पता चला कि भारत और चीन के बीच कई साल से जो टेंशन चल रही है वो खत्म होने वाली है और जल्दी ही इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने आज मुझे बताया कि चीन की सरहद से शांति के समझौते की खबर आई है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि भारत और चीन के बीच सरहद पर तनाव खत्म हो जाएगा। अगर यह हुआ तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत होगी। इस जीत को हासिल करने के लिए नरेंद्र मोदी ने 2 साल में क्या क्या किया, किस किस लेवल पर बात हुई, कहां कहां बात हुई, अब बातचीत किस स्टेज पर है, एलएसी पर किन किन जगहों पर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हो चुका है, इस वक्त एलएसी पर हालात कैसे हैं, इन सारी बातों की पूरी डिटेल मनीष प्रसाद के पास है। और आज की बात में आज मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगा। भारत और चीन के बीच जितनी खामोशी से, जितनी शांति से, चुपचाप बातचीत के जरिए सीमा विवाद को सुलझाने की कामयाब कोशिश हुई, ये जब सामने आएगा तो पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी, क्योंकि मामला बहुत उलझा हुआ है। यह विवाद 60 साल पुराना है। इस मामले को पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक कोई नहीं सुलझा पाया। उन पुरानी गांठों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे खोला, यह पूरी दुनिया जानना चाहेगी, क्योंकि विवाद कोई छोटा मोटा तो नहीं था। हालात आज भी बहुत कठिन बने हुए हैं। जिस गलवान वैली की हिफाजत के लिए हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, लगभग 2 साल से स्टैंड ऑफ था। दोनों तरफ से सेनाएं आमने सामने थी। आर्म रेजिमेंट और फाइटर जेट्स की तैनाती थी। दोनों तरफ से 60,000 फौजी मोर्चा संभाले हुए थे। मोदी ने कह दिया था, भारत की 1 इंच जमीन मैं नहीं छोड़ूंगा, और चीन भी अपना दावा छोड़ने को जरा भी तैयार नहीं था। इस सब के बाद न एक भी गोली चली, न जुबानी जंग हुई। बातचीत की टेबल पर नक्शे की लकीरों को कैसे ठीक कर दिया गया, यह आज आपको बताऊंगा। मनीष प्रसाद ने बताया कि भारत चीन सीमा के विवाद को हल होने का ऐलान चीन के विदेश मंत्री के भारत दौरे के वक्त हो सकता है। और यह खबर भी चौंकाने वाली है कि चीन के विदेश मंत्री वैंग यी इसी महीने भारत आ सकते हैं। जानकारों का दावा है कि चीन के विदेश मंत्री के भारत दौरे की खबर सीमा विवाद पर बात बनने के बाद आई, यानी जब बात बन गई तो फिर उनका दौरा तय किया गया। हालांकि भारत सरकार ने और चीन के विदेश मंत्री ने दोनों ने दौरे की पुष्टि नहीं की है, कंफर्मेशन नहीं किया है। लेकिन मनीष प्रसाद का कहना है कि लद्दाख में कई फ्रिक्शन पॉइंट तो ऐसे हैं जहां भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं, बस कुछ 100 मीटर का फासला है। ऐसे हालात में भी बात लगातार होती रही। दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए 15 राउंड की बातचीत हो चुकी है। आखिरी राउंड की बातचीत 11 मार्च को हुई थी। उसी वक्त चीन के रुख में बदलाव दिखाई दिया और अब दोनों पक्ष सीमा विवाद को खत्म करने पर सहमत हो गए हैं। कुछ मोर्चों पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट चुकी हैं, लेकिन अभी भी कई फ्रिक्शन पॉइंट बने हुए हैं। 15 राउंड की बातचीत के बाद भारत और चीन दोनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था। इसके बाद ग्राउंड पर चाइनीज साइड से जो हलचल दिखी, उससे यह उम्मीद जगी है कि चाइना के साथ लद्दाख का विवाद जल्दी ही खत्म हो सकता है। आर्मी के जो अफसर इन इलाकों में रहे हैं, वो इस डेवलपमेंट को भारत के लिहाज से बहुत बड़ी कामयाबी मानते हैं। उन्हें उम्मीद है चीन के साथ विवाद जल्दी खत्म होने वाला है। भारत और चाइना के बीच में लगता है मुझे कि भी डिसएग्रीमेंट प्रोसेस जो है आगे बढ़ रहा है। अभी तक भारत और भारतीय सेना एक सक्षम वहां पर रहे हैं और इससे पता लगता है कि दोनों जो देश हैं डिफरेंट परसेप्शन में एलएसी के, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, मिलिट्री लेवल बातचीत हमेशा जारी रही है और
ये लग रहा है मुझे कि अभी ये जल्द रिजॉल्व हो जाएगा। वो भी चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द रिजॉल्व हो। 22 महीने हो गए हैं स्टैंड ऑफ को, और मुझे लगता है कि ये अभी रेजोल्यूशन जो है, जो बाकी इलाकों में, पेंगोंगसो में पहले हो चुकी थी, जो बहुत ही एक सेंसिटिव इलाका था, वहाँ हो चुकी थी। बाकी इलाकों में भी अभी सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं, स्प्रिंग आने को है, अभी नई समर डिप्लॉयमेंट हो जाएगी वहाँ पर। और दोनों वहाँ पर जो फेस ऑफ चल रहे हैं जितने 22 महीने से, और टॉक्स से ही इसका हल निकलेगा। इसका हल और कोई नहीं है। मिलिट्री लेवल पे टॉक्स हो रही हैं, 15 लेवल राउंड हो गए हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पे टॉक हो रही हैं, पॉलिटिकल लेवल पे टॉक हो रही हैं। इस टॉक से ही, इस डायलॉग से ही हल निकलेगा। और मुझे लगता है कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू होगा। डिसएंगेजमेंट के बाद वहाँ पर डी इंडक्शन होगा, और ये इस अगले चंद एक महीने में हो जाना चाहिए। हालांकि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी यह है कि एलएसी के दोनों तरफ सैनिकों की भारी तैनाती है। असल में जब अप्रैल मई में 2020 में भारत और चीन के बीच लद्दाख में टेंशन शुरू हुई थी, उस वक्त फ्रिक्शन के 6 बड़े मोर्चे थे। 3 पर बातचीत पहले हो चुकी है, बाकी जो 3 बचे हैं उन पर समझौते की बातचीत अब फाइनल स्टेज में है। ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी जगह है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी डिटेल आपको इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद देंगे। भारत और चीन के बीच इस समय फेयर और इक्विटेबल सेटलमेंट की तरफ आगे कदम बढ़ रहा है। ईस्टर्न लद्दाख का ये 826 किलोमीटर का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहां पर 15 कोर कमांडर लेवल टॉक्स के बीच में डिसएंगेजमेंट इस समय PP-14 जो कि गलवान है, उसके अलावा पेंगोंगसो के नॉर्थ और साउथ बैंक, और गोगरा जो कि पेट्रोलिंग पॉइंट 17 अल्फा है, यहाँ पर डिसएंगेजमेंट हो चुका है। हम आपको बता दें कि इस समय गलवान में दोनों देशों की सेनाओं के बीच करीबन 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वहीं गोगरा में भी ये डिस्टेंस बेहद ज़्यादा है। उसके साथ साथ पेंगोंगसो में इस समय फिंगर 8 से पीछे जो खुरनाक फोर्ट है, वहाँ पर चाइनीज़ PLA है। इसी को देखते हुए अब मुख्य केंद्र बिंदु हॉट स्प्रिंग था, लेकिन 15 कोर कमांडर लेवल टॉक्स में, जिसमें चीन की तरफ से 21 सदस्य इसमें शामिल हुए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जो चाइनीज़ मिलिट्री और डिफेंस के सीनियर ऑफिशियल्स थे वो भी इसमें शामिल हुए, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, और ये तय हुआ कि आने वाले समय में हॉट स्प्रिंग को भी जीरो इन किया जाए। इंडिया टीवी को इस बात की जानकारी मिली है कि आने वाले समय में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ईस्टर्न लद्दाख के इस पूरे एरिया में डेप्सांग, डेमचौक, चुमार, ये वो एरियाज हैं जहां पर जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं उनको पूरी तरह से सॉल्व किया जाएगा, ताकि दोनों सेनाएं आमने सामने ना भिड़े। डेप्सांग यहाँ पर इस समय पेट्रोलिंग पॉइंट 10, पेट्रोलिंग पॉइंट 11, पेट्रोलिंग पॉइंट 11 अल्फा, पेट्रोलिंग पॉइंट 12 और पेट्रोलिंग पॉइंट 13 है। दरअसल यही रॉकी नाले के पास वाई जंक्शन बनाता है, और यहाँ पर दोनों सेनाओं के बीच फेस ऑफ की कंडीशन ना हो, इसीलिए दोनों सेनाओं को दूर रखा गया है। लेकिन यहाँ पर सेनाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है। हम आपको बता दें कि कुल मिला के करीबन ईस्टर्न लद्दाख के इस पूरे इलाके में 50,000 के लगभग भारतीय सेना के जवान तैनात हैं। वहीं चाइनीज़ PLA की तरफ से भी इनकी संख्या करीबन 50 से 60,000 की है। इसीलिए आने वाले समय में ये बेहद निर्णायक होगा। वहीं इस समय पूरे लद्दाख में करीबन 3 ऐसे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है जो कि पूरी तरह से एक्टिवेटेड है, और उसके अलावा 2 और आने वाले समय में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को तैयार किया जा रहा है। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि अब इस बात को बिल्कुल कंफर्म किया जा रहा है कि आने वाले समय में एक म्यूचुअल सेटलमेंट के तौर पर ये जो 826 किलोमीटर का पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहाँ पर पूरी तरह से जो विवाद है उसको खत्म किया जाएगा, फ्रिक्शन पॉइंट को खत्म किया जाएगा, ताकि दोनों सेनाओं के बीच गलवान की तरह कोई भी फेस ऑफ ना हो। चीन से बॉर्डर पर जो टेंशन है, उसके बीच इंडियन आर्मी ने ईस्टर्न लद्दाख में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड चला रखा है। इसके तहत लद्दाख में चीन के साथ सीमा के जिन इलाकों पर विवाद है, वहां पर तैनाती और चौकसी बढ़ाई गई है। भारत सरकार ने यह बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि भारत चीन के रिश्ते तभी नॉर्मल होंगे जब बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा कि भारत शांति चाहता है, पड़ोसियों से अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन भारत अपने हितों के साथ समझौता नहीं कर सकता। सीमा विवाद का हल निष्पक्ष और बराबरी का होना चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से स्ट्रांग मैसेज मिलने के बाद चाइना के रुख में बदलाव आया, बातचीत तेजी से आगे बढ़ी। अब चीन के विदेश मंत्री वैंग जी के इंडिया आने की खबर है। अगर ये दौरा होता है तो कोरोना महामारी के बाद से भारत आने वाले वो चीन के सबसे बड़े लीडर होंगे। अब अगर दोनों देशों के बड़े बड़े लीडर्स
आमने सामने बैठकर डायरेक्ट बात करेंगे तो जाहिर है सीमा पर टकराव का हल और तेजी से निकलेगा। जब बातचीत हुई थी तो हमने सोचा था कि ये डिसएंगेजमेंट 3 फेजेज में होगी। पहले फेज में नॉर्थ और साउथ पेंगेंगसो, और फेज 2 में होगी गोगरा हॉट स्प्रिंग, और फेज 3 में होगी देप्सांग। ये भारत और चीन ने एक प्रकार से मान लिया था। और आपको पता है कि भारत ने 29 और 30 अगस्त 2020 को क्लास रेंज को ऑक्यूपाई किया था, जो कि एक मास्टर स्ट्रोक थी, गेम चेंजर थी। उसके कारण चीन बैकफुट पे हो गया था, क्योंकि चशुल मॉल्दो बाउल को ये पूरा का पूरा क्लास रेंज डोमिनेट करता है। और अगर हम देखें कि जहां से 1962 में स्पांगुर गैप से चीन आया था, वो बाय नाज हमारे कब्जे में था और हम चीन की तरफ जा सकते थे और चीन नहीं आ सकता था। और ऐसे में चीन मान गया हमारी और बातचीत से कि 3 फेजेज में ये डिसएंगेजमेंट होगा। इसीलिए उन्होंने नॉर्थ ऑफ पेंगेंगसो में उन्होंने डिसएंगेजमेंट किया, भारत ने क्लास रेंज को वेकेट किया। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त लद्दाख रीजन में हालात कैसे हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है। मनीष प्रसाद बता रहे थे कि पेट्रोल पॉइंट 14 पर चाइनीज आर्मी 1.5 किलोमीटर पीछे गई है, इंडिया भी इतना ही पीछे हटा है। इस वक्त दोनों मुल्कों के सैनिकों के बीच 3 किलोमीटर का फासला है। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर दोनों ही देशों ने छोटी बटालियन तैनात की हुई हैं। यह हॉट स्प्रिंग का इलाका है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि दोनों देश यहां डिसएंगेजमेंट पर राजी हो गए हैं। इसी तरह पेट्रोलिंग पॉइंट 17A पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट चुकी हैं, डिसएंगेजमेंट हो चुका है। सबसे ज्यादा टेंशन डेप्सोंग में है, जहां इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही है। हालांकि भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों के गश्त के रास्ते को रोका हुआ है। क्योंकि बात फाइनल स्टेज में है, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए यह सेंसिटिव टाइम है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वक्त राजनीतिक बयानबाजी, अफवाहों और अटकलों से बचना चाहिए, क्योंकि इसका बातचीत पर बुरा असर हो सकता है। देश में रूमर मॉन्गरिंग बहुत होगी और हमें रूमर मॉन्गरिंग से ध्यान रखना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारतीय सेना के तरफ से जो भी बताया जाता है उसको पूरे देश को ट्रस्ट करना पड़ेगा। और ये डिस्प्यूटेड इलाका है। मैं इस डिवीजन का कर्नल जीएस रह चुका हूं, तो मेरे को ये सब इलाकों में मैं खुद गया हुआ हूं और ये नई डिस्प्यूट नहीं है, ये कई सालों से चल रही है। और वहां पर पूरे हमारे चाइना और हिंदुस्तान के बॉर्डर में एरियाज ऑफ डिस्प्यूट और डिफरेंसेस हैं जो म्यूचुअली आइडेंटिफाइड है, उसमें कोई शक नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसे वक्त में खामोखा स्पेकुलेशन करना, सियासी बयानबाजी करना, इससे बचने की जरूरत है। चीन और भारत के बीच बातचीत से रास्ता निकल जाएगा। ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसकी उम्मीद छोड़ चुके थे। तमाम एक्सपर्ट मान रहे थे कि यूक्रेन रशिया वॉर का फायदा उठाकर चीन भारत के साथ और टेंशन क्रिएट करेगा, जिन इलाकों पर विवाद है वहां कब्जा करने की कोशिश करेगा। लेकिन मुश्किल के इस वक्त में नरेंद्र मोदी की रणनीति, भारत के इंडिपेंडेंट रहने की फॉरेन पॉलिसी और प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति काम आई। भारत और चीन के बीच तनाव का एक बड़ा कारण था भारत और अमेरिका के रिश्तों में सुधार, भारत और अमेरिका के गहरे रिश्ते। चीन को लगता था कि भारत अब अमेरिका के कैंप में शामिल हो गया है। चीन को यह भी लगता था कि भारत अमेरिका से आर्म्स डील कर रहा है। अब नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत अमेरिका के साथ खड़ा होगा और यह चीन के लिए बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन रशिया और यूक्रेन के टकराव के मामले में भारत ने जिस तरह से इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया, उसे चाइना ने देखा। भारत अमेरिका के प्रेशर में नहीं आया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में रशिया के खिलाफ वोट नहीं दिया, एब्सटेन किया। यह बात चाइना ने और पूरी दुनिया ने नोटिस की। शी जिनपिंग ने देखा कि अमेरिका के कहने पर भारत ने रशिया से S-400 की डील कैंसिल नहीं की। भारत प्रेशर में नहीं आया और उन्हें बात समझ में आ गई कि भारत की विदेश नीति इंडिपेंडेंट है। यह चाइना को इस बात से भी समझ आया कि अमेरिका के विरोध के बाद भी भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने पर सहमति दी। मोदी के इन कड़े फैसलों के बाद ही चीन को क्लियर हो गया कि भारत न तो अमेरिका के प्रेशर में आएगा, न रशिया के इशारे पर चलेगा। इसी के बाद चीन के रुख में बदलाव दिखाई दिया
और ये वाकई में भारत की इंडिपेंडेंट नीति का सबसे ताजा उदाहरण है। जब पूरी दुनिया रशिया पर सैंक्शंस लगा रही है, तब भारत ने अपने हितों को देखते हुए रशिया से तेल खरीदने का फैसला किया है, वो भी रुपए और रूबल की डील के रूप में। अमेरिका के विरोध के बाद भी भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने का फैसला किया। अमेरिका और यूरोपीय देशों की पाबंदियों के बाद रशिया ने भारत को कम दाम पर क्रूड ऑयल देने का ऑफर दिया था और भारत ने इस ऑफर को मंजूर कर लिया है। हालांकि अमेरिका ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया था। भारत को यूक्रेन पर हमला करने वाले रशिया से तेल खरीदने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि भारत जल्द ही रशिया से 35 लाख बैरल कच्चा तेल रियायती दरों पर हासिल कर सकेगा। अगर दोनों देशों में यह डील हो जाती है तो भारत के लिए बड़ी राहत की बात होगी। असल में हम अपनी जरूरत का 85% तेल दूसरे देशों से खरीदते हैं। यूक्रेन पर रशिया के अटैक के बाद से कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं। इंडिया का ऑयल इंपोर्ट करने का खर्चा भी बहुत बढ़ गया है। आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, भारत को भी पूरा हक है कि हम अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसले करें। हमारी जरूरतें रहती हैं, हम इंपोर्टिंग कंट्री हैं, और रूस से तेल या गैस वगैरह की इंपोर्ट्स के बारे में मैंने जैसा कहा कि हम जानते हैं कि काफी देश उनसे ले रही हैं, आयात हो रही है वहां से, तो इसीलिए हम उससे यूरोप की कंट्रियां, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। इस मामले में अभी और ज्यादा कहना ठीक भी नहीं होगा, लेकिन जो ऑयल की स्थिति है उसको समझ लेते हैं। हम तेल के मामले में दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। वैसे तो इंडिया बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्टर देश है, मगर हम रशिया से अपनी एनर्जी की कुल जरूरतों का सिर्फ 2% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। भारत में हर दिन 52 लाख बैरल तेल की खपत होती है और इसका 85% हम बाहर से खरीदते हैं। 60% तेल गल्फ कंट्रीज से और अमेरिका से आता है और जैसा मैंने बताया रशिया से 2%। अब चूंकि यूक्रेन वॉर के बाद क्रूड ऑयल के दाम 40% बढ़ गए हैं, इसके दाम $100 प्रति बैरल के करीब हो गए हैं। ऐसे में ऑयल कंपनियों पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का जबरदस्त प्रेशर है। हम जानते हैं कि तेल के दाम बढ़े तो बाकी सब चीजों के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, बेतहाशा बढ़ेगी। ऐसे में रशिया ने भारत को 20 से 25% तक डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल सप्लाई करने का ऑफर दिया। भारत ने अपनी शर्तों पर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने को सहमति दे दी है। शर्त यह है कि क्रूड ऑयल को भारत पहुंचाने की जिम्मेदारी रशिया की होगी और रशिया इसका इंश्योरेंस भी करेगा, यानी शिपिंग और इंश्योरेंस का खर्चा भी बचेगा। चूंकि अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों ने रशिया पर स्विफ्ट के इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया है, इसलिए सवाल यह कि भुगतान कैसे होगा। तो भारत सरकार ने डॉलर की जगह रुपए में भुगतान करने की बात कही है। दोनों देशों के बीच इस सौदे को लेकर बातचीत फाइनल राउंड में है और जल्दी ही पेमेंट पर भी समझौता होने की उम्मीद है। और अगर ऐसा होगा तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बचेगा। और जहां तक यूक्रेन का सवाल है, भारत ने रशिया के आक्रमण को ब्लाइंड सपोर्ट नहीं किया। भारत ने बार बार कहा कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। रशिया और यूक्रेन को एक टेबल पर बैठकर बात करनी चाहिए और रास्ता निकालना चाहिए, यह मत है प्रधानमंत्री मोदी का। लेकिन रशिया के रुख को देखते हुए इस बात की संभावना कम है कि बातचीत से कोई रास्ता जल्दी निकलेगा। यूक्रेन पर रशिया के अटैक का आज 22वां दिन है। रशियन फोर्सेस यूक्रेन में बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और यूक्रेन की फोर्सेस भी काउंटर अटैक कर रही हैं, जिसमें रशियन आर्मी को काफी नुकसान हुआ है। आज यूक्रेन के ईस्ट, साउथ और नॉर्थ में रशियन एयरफोर्स और सेना भयंकर बमबारी करती हुई दिखाई दी। शहरों को टारगेट करके बॉम्बिंग की जा रही है। हमले के लिए हेलीकॉप्टर, गनशिप, मिसाइल्स, टैंक और फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे जबरदस्त लड़ाई यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी इलाकों में है। कीव में लगातार बमबारी के सायरन बज रहे हैं। असल में यूक्रेन की सेना ने कीव में जबरदस्त मोर्चेबंदी की हुई है, जिसके कारण 3 हफ्ते से कीव के बाहर डेरा डाले रशियन फोर्सेस को शहर पर कब्जा करने में सफलता नहीं मिल पाई है। कीव के रिहायशी इलाकों, सिटी सेंटर, बाजार और मिलिट्री ठिकानों पर रशियन आर्मी की गोलाबारी जारी है।
बेलारूस से उड़ रहे विमान भी बम बरसा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि रशियन आर्मी केवल रिहायशी इलाकों को ही निशाना बनाकर हमले कर रही है, उसके निशाने पर यूक्रेन की मिलिट्री के ठिकाने भी हैं। ये तस्वीरें कीव के बाहरी इलाके की हैं। इसमें रशियन फोर्सेस की बमबारी में यूक्रेन का एक सैनिक ठिकाना तबाह होते दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना का ये आर्म्स डिपो था जिसे तबाह कर दिया गया। रशियन आर्मी ने ईस्टर्न यूक्रेन में सूमी शहर को भी चारों तरफ से घेरा हुआ है। रशिया के टैंक शहर के भीतर घुस गए हैं, उनके साथ बख्तरबंद गाड़ियां और हेवी आर्टिलरी है। 2 हफ्ते पहले सूमी में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक फंसे हुए थे। रशिया ने वहां फंसे विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए सीज फायर किया था। ह्यूमन कॉरिडोर बनाकर सबको सुरक्षित निकाल लिया गया था। उसके बाद से रशियन आर्मी में सूमी पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। ताकत और नंबर्स दोनों में रशियन आर्मी यूक्रेन से बहुत आगे है, लेकिन यूक्रेन की फौज पूरी क्षमता से, पूरी ताकत से रशियन अटैक का मुकाबला कर रही है। साउथ यूक्रेन में रशिया कई दिन से लगातार कोशिश कर रहा है कि समुद्र के रास्ते बंद करके यूक्रेन की सप्लाई लाइन काट दी जाए, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली है। मारियुपोल और माइकालोव शहरों में भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है। यूक्रेन की आर्मी की एज़ोव रेजिमेंट अपने पोर्ट की हिफाजत के लिए जी जान से लड़ रही है। ड्रोन से, तोपखाने से रशिया को लगातार जवाब दिया जा रहा है। यूरोप के देशों से यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइल मिली है, जिनसे रशियन टैंक्स को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ड्रोन से रशियन आर्मी के काफिले को टारगेट किया गया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वॉर जोन की हैं। यहां एज़ोव रेजिमेंट ने एंटी टैंक मिसाइल से रशिया का टैंक तबाह कर दिया। ड्रोन कैमरे से पूरा ऑपरेशन रिकॉर्ड हुआ। यूक्रेन की सेना ने एक के बाद एक कई एंटी टैंक मिसाइल फायर किए। 2 मिसाइल निशाने पर नहीं लगे, लेकिन तीसरा अटैक सीधा टारगेट पर लगा और रशियन टैंक के परखच्चे उड़ गए। हालांकि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि उनकी आर्मी यूक्रेन का मिशन पूरा करके ही लौटेगी। Появление российских войск कीव और यूक्रेन के दूसरे शहरों के पास जो रूस की सेना पहुंची है, उसका मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है। हमारा ये लक्ष्य नहीं है। हमारा अभियान पूरी कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। हमने पहले से जिस योजना को मंजूरी दी थी, हमारा अभियान उसके मुताबिक ही चल रहा है। हमने जो भी लक्ष्य इस अभियान के लिए तय किए हैं, वो सब हासिल होंगे। हम पक्के तौर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि रूस सुरक्षित रहे और हमारी सेना कभी भी यूक्रेन को रूस विरोधी अभियानों का अड्डा नहीं बनने देगी। यूक्रेन का आरोप है कि रशियन फोर्सेस सिविलियंस को टारगेट करके बमबारी कर रही हैं। रिहायशी इमारतों को, स्कूलों को, थिएटर्स को और मार्केट को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन के मेरेफा शहर से ऐसी ही तस्वीरें आई। यहां रशियन मिसाइल के अटैक से स्कूल की बिल्डिंग तबाह हो गई। असल में बमबारी से बचने के लिए यूक्रेन के आम लोग ऐसी ही इमारतों में छुप रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि रशियन फोर्सेस चुन चुनकर सिविलियन ठिकानों पर बम बरसा रही है। जंग के इन हालात के बीच अच्छी खबर बस इतनी है कि रशिया और यूक्रेन दोनों के रुख में थोड़ी थोड़ी नरमी दिखाई दे रही है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने नेटो में शामिल होने की जिद छोड़ दी है, तो रशिया ने भी क्लियर कर दिया कि यूक्रेन पर कब्जा करने का उसका कोई इरादा नहीं है। दोनों देशों के बीच बातचीत रेगुलर हो रही है, लगातार हो रही है। इसमें टर्की और इजराइल अहम भूमिका निभा रहे हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर उनके देश में तबाही रुक जाए तो रूस के साथ फेयर डील के लिए राजी हैं। लेकिन इसके साथ ज़ेलेंस्की ने यह भी कह दिया कि यूक्रेन की आर्मी हथियार नहीं डालेगी। अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन को रूस का मुकाबला करने के लिए हथियार दें। Переговори продовжуються.
Переговори заради України, мої пріоритети. यूक्रेन पर बातचीत जारी रहेगी। मेरी प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ हैं। ये जंग खत्म हो, हमारे देश को सुरक्षा की गारंटी मिले, हमारी संप्रभुता का सम्मान हो, हमारी क्षेत्रीय अखंडता दोबारा बहाल की जाए। हमारे देश को असली गारंटी चाहिए, असली सुरक्षा चाहिए। यूक्रेन ने अमेरिकी दोस्तों से काफी मदद हासिल की है। मैं इसके लिए प्रेसिडेंट बाइडेन का शुक्रगुजार हूं। मैं उस लोकतांत्रिक नेतृत्व का शुक्रगुजार हूं जिसने इस मुद्दे पर पूरी दुनिया को एकजुट किया। लेकिन जंग अब तक नहीं रुकी है। रूस के युद्ध अपराध जारी हैं। रूस की अर्थव्यवस्था अभी भी उनकी सैन्य ताकत का बोझ उठाने की ताकत रखती है। सबसे अहम बात यह है कि यूक्रेन को मदद मिलनी चाहिए। हमें अभी जितनी मदद मिल रही है उससे भी ज्यादा हमें एयर डिफेंस सिस्टम, विमान, पर्याप्त मात्रा में घातक हथियार और गोला बारूद चाहिए ताकि हम रूस की सेना को रोक सकें। Зупинити російських окупантів. पिछले 2 हफ्ते में रशिया और यूक्रेन के बीच से जंग में पुतिन एक बहुत बड़े विलन और जेलेंस्की एक बड़े हीरो बनकर उभरे हैं। जेलेंस्की के सामने 2 बड़े चैलेंज हैं। एक तो यूक्रेन को किसी भी तरह तबाही से बचाना, अपने देश के नागरिकों को पुतिन की फौज के कहर से महफूज रखना। इसके लिए वो पुतिन से समझौता करने को भी अब तैयार हो गए हैं। वो इस बात के लिए तैयार हैं कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, और दूसरी वो अपनी मिलिट्री को भी कम करने को तैयार है। उन्हें उम्मीद थी अगर ये 2 बातें वो कह देंगे तो रशिया से समझौता हो जाएगा। कल उन्होंने उम्मीद जाहिर की थी कि बातचीत अच्छी चल रही है, मई तक सब ठीक हो जाएगा, और 24 घंटे पहले तक ये लगने लगा था कि यूक्रेन और रूस अब बातचीत की टेबल पर आ जाएंगे, खून खरवा रुक जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से अमेरिका ने यूक्रेन को 6,500 करोड़ की मदद और हथियार देने का ऐलान किया, जिस तरह से यूक्रेन की आर्मी ने रशियन फोर्सेस पर काउंटर अटैक के वीडियो जारी किए, उससे लगा अभी समझौता पॉसिबल नहीं होगा, काफी दूर है। यूक्रेन पर रशियन बम बरसते रहेंगे और पुतिन अपनी आर्मी को फिलहाल तो नहीं रोकेंगे। हमने यूक्रेन और रशिया की जंग की बात की है। एक जंग हमारे यहां भी चल रही है, हमारे देश की सियासत में, कांग्रेस पार्टी में। राहुल गांधी अब बगावती तेवर दिखाने वाले नेताओं के साथ सीज फायर करने के मूड में आ गए हैं। कल रात गुलाम नबी आजाद के घर पर हुई G23 के नेताओं की मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने आज भूपेन हुड्डा को मीटिंग का न्योता दिया, और भूपेन हुड्डा दोनों पक्षों के बीच मीडिएटर के रोल में नजर आए। हुड्डा आज राहुल गांधी से मिले, 45 मिनट तक बात की, और राहुल के घर से निकलकर वो सीधे गुलाम नबी आजाद के घर आए। यहां आनंद शर्मा भी मौजूद थे। असल में भूपेन हुड्डा भी कल गुलाम नबी आजाद के घर हुई इस मीटिंग में शामिल थे। मीटिंग के बाद देर रात जो बयान जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि G23 के नेता सिर्फ ये चाहते हैं कि पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप के मॉडल पर चले। पार्टी में फैसले कलेक्टिव और इंक्लूसिव लीडरशिप के आधार पर लिए जाएं। एग्जाम्पल के तौर पर प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने का फैसला लिया था। G23 के नेता चाहते हैं इस तरह के फैसले कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चर्चा के बाद लिए जाएं, ये निजी फैसले ना हो। इसी तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने और चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाने के फैसलों पर भी CWC में चर्चा होनी चाहिए थी। हालांकि गुलाम नबी आजाद, भूपेन सिंह हुड्डा या कपिल सिब्बल जैसे नेता फिलहाल खामोश हैं, लेकिन G23 के दूसरे मेंबर्स खुलकर बोल रहे हैं और निशाना राहुल गांधी है। आज कांग्रेस के बड़े सीनियर नेता शंकर सिंह वाघेला ने कहा, सियासत पार्ट टाइम जॉब नहीं है। गांधी परिवार को बात समझनी पड़ेगी, नेताओं से बात करनी पड़ेगी, सबकी बात सुननी पड़ेगी, वरना कांग्रेस का हाल और भी बुरा हो जाएगा। ये जो राजनीति में पड़े हैं तो ये फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम नहीं है। इसमें पर्सनल लाइफ नहीं होते, पब्लिक लाइफ है। गलती से अगर पर्सनल लाइफ समझ लिया तो आदमी फेल हो जाएगा। इसलिए राहुल गांधी जी के साथ अगर अच्छे एडवाइजर, अच्छे दोस्त हो तो वो कहे कि फुल टाइम जॉब है। 24 आवर फोन उठाइए, रात को 12 बजे फोन करके उठाइए, फोन पर जवाब दीजिए। वो 1 साल से अपॉइंटमेंट मांग रहा है, उसको टाइम दीजिए। सीनियर लोग हैं, इनका परिवार पूरे का पूरा कांग्रेस का रहा। मिलने में क्या जाता है, फोन पर बात करने में क्या जाता है। एक टेलीफोन किसी की जिंदगी बचा सकता है, तो मतलब कांग्रेस को भी एक टेलीफोन बचा सकता है। राहुल वॉज अ प्रेसिडेंट, अब नहीं है, फिर भी डिसीजन मेकर है।
इनका कहना है कि हमको तो पूछो पंजाब में क्या करना है तो पूछो तो सही, हमको तो कहो जाओ यूपी में बैठिए, उत्तराखंड जाइए, गोवा जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए, लाइक दैट। शशि थरूर को प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बात सुनिए, मतलब मेरी पर्सनल नहीं, लार्जर इंटरेस्ट के लिए इसकी कमी होती सब जगह। अगर अहमद भाई जिंदे होते तो G23 नहीं होता। इतना मैजिक उस आदमी में था, रात को 2 बजे जागकर भी सबको ठीक ठाक करके सुबह में 10 जनपद में मैडम के साथ मुलाकात करके फिर खुश होकर वो जाता। एक क्वालिटी थी उस आदमी में, वो कमी महसूस हो रही है सब में। हालांकि G23 के ज्यादातर मेंबर्स खामोश हैं, लेकिन अब गांधी नेहरू परिवार के वफादार नेता खुलकर मैदान में आ गए, क्योंकि इस बार मोर्चा कपिल सिब्बल ने खोला। सबसे ज्यादा वो बोले, इसलिए सबसे ज्यादा नाराजगी भी कपिल सिब्बल के खिलाफ है। आज छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर TS सिंहदेव ने कपिल सिब्बल को कांग्रेस से बाहर करने की मांग की। TS सिंहदेव ने कहा वो चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। आपने कहा कि हम एक संगठन के सदस्य हैं, तो उस संगठन की भी कुछ अनुशंसाएं हैं, कुछ उसकी डिसिप्लिन के दायरे हैं। ये स्वीकार्य नहीं है जहां हम इतने बड़े पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के हिस्से अपने आप को मानते हैं और चुनौतियों की बात कर रहे हैं कि हमको गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, अच्छे रिजल्ट्स चुनाव में नहीं आ रहे हैं। ऐसा कहे कि चुनाव में रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे क्या? और खराब आएंगे। स्वीपिंग स्टेटमेंट्स करते हैं तो उसको क्वालिफाई भी करना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि एकदम नेगेटिव है, पॉजिटिव्स भी कुछ हैं। हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है आज के दिन, तभी हमको गंभीर चिंतन करने की जरूरत पड़ रही है। ये तरीका नहीं है जो कपिल सिब्बल जी वाला, ये तो इट इज शेमफुल। फॉर्मली भी लिखेंगे, क्योंकि ट्विटर पे तो अपनी राय जाहिर आपने कर दी है, क्या फॉर्मली भी इसको उठाएंगे कांग्रेस अध्यक्ष को कोई चिट्ठी या कुछ इस तरह से, या डिसिप्लिनरी कमेटी? आप कह रहे हैं तो मैं जरूर अपने तरफ से डिसिप्लिनरी कमेटी को लिखूंगा। चुनाव करा लीजिए, फिर आप कहेंगे कि चुनाव तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप सर्वेक्षण करा लीजिए। तो अब सितंबर में जब संगठन के चुनाव होंगे, आपको लगता है राहुल गांधी खड़े हों उस चुनाव में? क्योंकि कहा जाता है डी फैक्टो प्रेसिडेंट हैं, तो प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन जाते हैं? 100%। अगर सोनिया जी चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, राहुल जी को 100% चुनाव लड़ना चाहिए। राहुल गांधी के एक और करीबी अधीर रंजन चौधरी ने भी G23 के लीडर्स पर सीधा हमला बोला। अधीर रंजन ने कहा, अगर G23 के मेंबर्स की नीयत साफ होती तो सोनिया गांधी से मिलकर साफ साफ बात करते। अधीर रंजन ने कहा, जो चुनाव लड़े नहीं, जिन लोगों ने कैंपेन में हिस्सा लिया नहीं, वो चुनाव नतीजों पर जवाब मांग रहे हैं। इस तरह के ड्रामे से कुछ नहीं होगा। सोनिया गांधी जी की दरवाजा सारे कांग्रेस पार्टी नेताओं के लिए खुले हैं। ये बार बार इस विषय को लेकर सियासी माहौल को गर्म करने की कोई जरूरत नहीं लगता मुझे, क्योंकि मैडम सोनिया गांधी बड़े खुलकर उस दिन ये कही थी कि हमारे बीच आपस में खुलकर चर्चा हो, विचार हो, विमर्श हो। इरादा अगर सही हो, नियत अगर साफ हो, तो ये लोग क्यों नहीं मैडम सोनिया गांधी जी से आमने सामने बैठकर खुला बात नहीं करते? हम लोग जानते हैं एक मीटिंग और एक सीटिंग और एक ईटिंग करके और बयानबाजी करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत नहीं किया जाएगा। कभी आंदोलन में शामिल होते हैं, 5 राज्यों में चुनाव तो हो गए हैं, कभी कोई चुनाव में आप लोग गए थे भाग लेने के लिए, कभी चुनाव में आप प्रचार के लिए गए थे। इस तरीके की हरकत करने में मीडिया वालों के फोकस में जरूर आओगे आप, लेकिन बाकी कुछ नहीं होगा। कांग्रेस में जो इनफाइटिंग चल रही है, इस पर बात करने के लिए विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ हैं। विजय लक्ष्मी, अब से थोड़ी देर पहले भूपेंद्र हुड्डा, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, ये सब आपस में मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। भूपेंद्र हुड्डा, जैसे मैंने बताया कि राहुल गांधी से मिलकर आए थे, तो क्या खबर क्या है, हो क्या रहा है? देखिए, खबर यह है कि G23 ने अपनी कुछ मांगे रख दी हैं। कल G23 की तरफ से एक स्टेटमेंट भी दिया गया था, जिसमें 3 बातों पर उन्होंने जो है एक फोकस उनका 3 बातों पर था कि किस तरह से एक्सोडस हो रहा है उसको रोकना चाहिए, और दूसरा कलेक्टिव और इंक्लूसिव लीडरशिप की बात करें। हालांकि मुखर तरीके से कपिल सिब्बल ने बोला कि गांधी इसको नेतृत्व छोड़ देना चाहिए, लेकिन G23 ने जो अपनी स्टेटमेंट ड्राफ्ट की वो बड़े ही कैलकुलेटिव तरीके से ड्राफ्ट की। उन्होंने ये नहीं कहा कि गांधी इसको हटा दीजिए, लेकिन
पब्बी जबान में यही कह दिया कि लीडरशिप जो है वो कलेक्टिव होनी चाहिए, यानी सीडब्ल्यूसी को और पावरफुल बनाइए और सशक्त बनाइए। अब जो सूत्रों से खबर आ रही है कि गुलाम नबी आजाद साहब कल कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी से देर शाम मुलाकात कर सकते हैं। G23 ने अपनी बातें गांधी के सामने रख दी हैं। भूपेंद्र हुड्डा जब राहुल गांधी से मिले तो उन्होंने बता दिया कि G23 चाहता है कि सीडब्ल्यूसी को और सशक्त और अधिकार दिए जाएं, एक कलेक्टिव लीडरशिप हो, इंक्लूसिव लीडरशिप हो, कोई भी व्यक्ति जो है वो पार्टी के लिए एक व्यक्ति जो है वो फैसले ना ले। कल की मीटिंग में भी तमाम जो पास्ट में इंस्टेंसेस हुए उनकी चर्चा हुई कि कैसे यूपी में 40% का फॉर्मूला बिना डिस्कशन के इंप्लीमेंट कर दिया गया, कैसे पंजाब में कैप्टन को हटा दिया गया, 5 दशकों से उनका कांग्रेस पार्टी के साथ रिश्ता था, कैसे चन्नी को सीएम बना दिया गया और सीडब्ल्यूसी में ना तो चर्चा हुई ना लीडरशिप को कुछ पता चला। ये इंडिविजुअल्स द्वारा लिए गए फैसले थे और इंडिविजुअल्स में भी प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी द्वारा लिए गए निर्णय थे। तो G23 ने कांग्रेस की लीडरशिप को, गांधी परिवार को ये एक तरीके से साफ तौर पर बता दिया है कि अब ऐसा नहीं चलेगा, अब हमें कलेक्टिव और इंक्लूसिव लीडरशिप चाहिए, यानी पूरी पार्टी की सहमति जिस बात पर, जिस मुद्दे पर हो वही निर्णय पार्टी के लिए लिया जाए। जी विजयलक्ष्मी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वो सबसे पहले करप्शन पर वार करेंगे। आज भगवंत मान ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू करने का ऐलान किया। भगवंत मान ने कहा अगर कोई अफसर किसी से रिश्वत मांगता है तो लोग उसका वीडियो बनाकर या उसका ऑडियो रिकॉर्ड करके उन्हें भेजें, वो ऐसे अफसरों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेंगे। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में 23 मार्च को शहीद दिवस पर एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू हो जाएगी। एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा जिस पर लोग करप्शन से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। 23 मार्च ਨੂੰ शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव होरां दी बरसी है, उन्हां दे शहीदी दिहाड़े ते मैं एक नंबर हैल्पलाइन दा जारी करूँगा। वो नंबर जिहड़ा है वो मेरा परसनल व्हाट्सएप नंबर होगा। पूरे पंजाब दे विच जेकर कोई थोड़े तो रिश्वत मंगदा है तो इनकार ना करियो, मना नहीं करना, यदि वीडियो या आडियो बना के रिकॉर्डिंग जिहड़ी है उस नंबर ते भेज दिओ। मैं तुहानू गारंटी दिना कि मेरा दफ्तर जिहड़ा है वो इहदी पड़ताल करूगा ते दोषी पाए जाण ते कोई भी भ्रिष्टाचारी जिहड़ा है वो बख्शिया नहीं जाऊगा, सख्त कार्रवाई होगी। मैं किसी अधिकारी या कर्मचारी नू धमकी नहीं दे रहा। पंजाब सरकार विच काम करते 99% अधिकारी ते कर्मचारी बहुत ईमानदार ने। 1% करके मैं समुची अफसरशाही ते मुलाजमां दी बदनामी नहीं होने देनी। पंजाब में करप्शन बहुत बड़ा इशू है। बादल परिवार ने, कांग्रेस के नेताओं ने पंजाब को दोनों हाथों से लूटा। रेत माफिया, ड्रग माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, सब ने मिलकर पंजाब को खोखला कर दिया और इन बड़े बड़े नेताओं के बिजनेस पनपते रहे। पंजाब के लोग करप्शन से त्रस्त हो गए और जब केजरीवाल ने पंजाब में करप्शन फ्री गवर्नमेंट देने का वादा किया तो लोगों ने उस पर यकीन किया। इसीलिए सरकार बनने के अगले ही दिन भगवंत मान ने एंटी करप्शन फोन लाइन शुरू करने का ऐलान तो किया है। मुझे लगता है अच्छी शुरुआत है, इससे लोगों में भरोसा बढ़ेगा, लेकिन ऐसी फोन लाइन का बहुत असर होगा इसमें मुझे शक है, क्योंकि करप्शन ऊंचे लेवल पर शुरू होता है। अगर एक्शन हाई लेवल से शुरू होता तो लोगों का ज्यादा भरोसा होता और उसका असर भी ज्यादा होता। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ हर साल की तरह इस बार भी होली मनाने गोरखपुर पहुंच गए हैं। योगी आदित्यनाथ 3 दिन तक गोरखपुर में अपने गोरक्ष पीठ में रहेंगे और यहां होली से जुड़े कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज गोरखनाथ मंदिर आते ही उन्होंने अपने गुरु की पूजा की। इसके बाद शाम को पांडे हाथा चौराहे से होलिका दहन की यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने फूलों की होली खेली अपने प्रशंसकों के साथ। खास बात यह कि इस यात्रा में देवी देवताओं की झांकियां भी शामिल होती हैं। इस यात्रा के समापन के बाद रात 1 बजे गोरखनाथ मंदिर के मेला ग्राउंड पर होलिका दहन होगा। योगी कल भी गोरखनाथ मंदिर में ही रहेंगे और परसों शनिवार को
भगवान दर्शन सिंह की शोभा यात्रा में शामिल रहेंगे। इस यात्रा का आयोजन आरएसएस और गोरखपुर की होली उत्सव समिति करती है। करीब 8 किलोमीटर की इस यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से इस यात्रा पर असर पड़ा था, लेकिन इस बार यह यात्रा पूरी भव्यता के साथ निकाली जाएगी। क्योंकि योगी आदित्यनाथ होली के बाद दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इसलिए इस बार गोरखपुर में होली के कार्यक्रमों को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। योगी ने भी आज चुनाव में जीत के लिए गोरखपुर की जनता का शुक्रिया कहा। गोरखपुर जिले की सभी 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। इस मौके पर योगी ने लोगों को होली खेलने को लेकर एक सलाह भी दी। योगी ने कहा कि होली खेलने के लिए जबरदस्ती ना करें। जो होली नहीं खेलना चाहता, रंग या गुलाल नहीं लगाना चाहता, उस पर रंग न डालें, क्योंकि हो सकता है उससे कुछ परेशानी हो। याद रखना, जोश में कभी होश नहीं खोना चाहिए। जोश के साथ होश भी हमें होना चाहिए। उत्साह हो, उमंग भी हो, लेकिन साथ साथ हर एक व्यक्ति की भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर रंग गुलाल नहीं डालना चाहता है, कतई मत डालिए। हो सकता है स्वास्थ्य खराब हो सकता है उनके पारिवारिक कोई समस्या हो। स्वेच्छा के साथ जो लोग रंग गुलाल डालने के इच्छुक हो, आप उनके साथ जरूर खेलें। गंदगी न डालें, बीमार हो सकता है। आंखों के ऊपर न डालें। बहुत शालीनता के साथ, उत्साह और उमंग के साथ हम इन पर्व और त्योहारों को मनाते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, हजारों वर्षों की विरासत को सजोए हुए हमारा भारत और हमारा सनातन हिंदू धर्म बड़े गर्व के साथ कह सकता है कि हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, और ये पर्व और त्योहार उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। कल रंगों का त्योहार होली मनाया जाएगा। इस मौके पर सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश में मौलानाओं ने एक बड़ा फैसला किया। चूंकि होली और शब-ए बारात एक ही दिन है, इसे ध्यान में रखते हुए कल लखनऊ में जुमे की नमाज का वक्त बदल दिया गया है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया कि कल सभी मुस्लिम भाई दोपहर 12:30 बजे के बजाय 1:30 बजे नमाज पढ़ें, और अगर मुमकिन हो तो जुमे की नमाज घर पर ही या फिर घर के पास की मस्जिद में पढ़ी जाए। पब्लिक प्लेसेस पर नमाज पढ़ने से कल बचा जाए। मौलाना खालिद रशीदी ने कहा कि लोग अपने परिजनों के लिए दुआ करने शाम 5 बजे के बाद ही कब्रिस्तान जाएं और आतिशबाजी करने से बचें। लखनऊ के करीब 22 मस्जिदों ने कल जुमे के नमाज का वक्त बदल दिया है। इसमें जामा मस्जिद ईदगाह, मस्जिद ऐशबाग, एक मीनारा मस्जिद समेत दूसरी कई बड़ी बड़ी मस्जिदें शामिल हैं। इन मस्जिदों में जुमे के नमाज का वक्त 1:30 बजे के बाद तय किया गया है। तो किसी भी किस्म के कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, और होली भी लोग अच्छे से मना लें और नमाज भी पढ़ लें, और शब रात में जो कि शाम को कब्रिस्तान जाते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से हम लोगों ने एक एडवाइज़री जारी की है, जिसमें सब तमाम लोगों से अपील की है कि हर हाल में जो गंगा जमनी तहज़ीब है वो कायम रखें, और किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें। और जुमे के सिलसिले में तमाम मस्जिदों से ये अपील की है कि जहाँ भी नमाज 12:30 से 1 के बीच में है, वहाँ उसको आधा घंटा एक्सटेंड कर लें, और अक्सर मसाजिद ने एक्सटेंड कर लिया है। और लोगों से ये भी अपील की है कि दूर नमाज़ पढ़ने ना जाएं, बल्कि अपने घर ही, अपने महल्ले ही की मस्जिद में नमाज अदा कर लें। और जो लोग शाम को कब्रिस्तान जाते हैं उनसे ये अपील की है कि वो लोग शाम को 5 बजे के बाद ही कब्रिस्तान जाएं, और इस मौके पर किसी किस्म की कोई भी आतिशबाजी रात में ना करें, क्योंकि ये एक बड़ी इबादत का दिन है, एक बड़ी इबादत की रात है। तो रात में इबादत करें और अल्लाह से अपने मुल्क की तामीर तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं करें। यूपी के दूसरे शहरों में भी इस बात के इंतजाम किए जा रहे हैं कि होली के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। खासकर ऐसे जिले जहां कम्युनल टेंशन की हिस्ट्री रही है, वहां पर पुलिस की तरफ से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अलीगढ़ के अति संवेदनशील माने जाने वाले चौराहा अब्दुल करीम की मस्जिद हलवाइयां, इसे कल रात को ही ब्लैक पॉलिथीन से ढक दिया गया। होली पर पिछले कई साल से यहां
इसी तरह का इंतजाम होता है। इस चौराहे पर काफी लोग होली खेलने आते हैं। ऐसे में कोई जोश में आकर मस्जिद पर रंग या दूसरी चीज ना फेंक दे, इसलिए प्रशासन की तरफ से मस्जिद को इस तरह से कवर किया जाता है। और रात की बात यह रही कि काफी लंबे वक्त से सारा काम बड़े पीसफुल तरीके से होता है। लोग होली भी खेलते हैं और मस्जिद भी, उसकी पवित्रता भी बनी रहती है। आप सबको रंगों के त्योहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली पूरी उत्साह से मनाएं, जोश से मनाएं, रंग से खेलें, लेकिन अपनी और दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखें। केमिकल वाले रंगों का इस्तेमाल ना करें। हर्बल कलर से होली खेलें। आंखों में रंग न डालें। किसी पर जबरदस्ती रंग ना लगाएं। अगर कोई होली खेलना नहीं चाहता तो जबरदस्ती ना करें। होली खुशी का, उमंग का त्योहार है। ये मेल मिलाप का त्योहार है, एक दूसरे से दोस्ती का त्योहार है, प्यार का त्योहार है। इसलिए ऐसा कुछ न करें जिससे माहौल खराब हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।